ठीक है, और आप भी उसी अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट जो प्रिपरेशन करोगे आप भी उसी अकॉर्डिंग करोगे। जब आप टेस्ट में आप इनरोल करोगे या जब टेस्ट के लिए बैठोगे तो फिर आप उसी अकॉर्डिंग सोचना और बनाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बालक। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग का जो हमारा टेस्ट सीरीज का पैटर्न है उसमें जनरली आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या करने जा रहे हैं थोड़ा एक बार देख लीजिए। देखिए हम देखेंगे सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स और सरफेस। ये 5 चैप्टर का कंबाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, हमें टेस्ट डिस्कशन करना है, जिसके बारे में जो भी प्रॉब्लम है या फिर जिस हिसाब से हम अप्रोच कर रहे हैं, जहां भी दिक्कत होगा आप वहां पे हमें रिप्लाई करना, हम उससे फिर से कंफर्म करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग विक्रम। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे या फिर 35 या 40 मिनट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो लेक्चर को। तो जो भी है कंप्लीटली बने रहना और कोशिश करना याद करने का, ताकि आंसर आप पीडीएफ वगैरह आपको भेजा जा चुका है, तो आप वहां से एक्चुअली सब कुछ कर लेना। या फिर जो बच्चे न्यू है, आप जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, जिससे कि जो भी आंसर हम यहाँ पे करेंगे, जिससे आपको कंफर्म होता रहेगा सारा चीज, और उसको याद कर जाना। दोबारा जब देखते ही आप बना दोगे। चलो, तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करते हैं। देखो सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज सुपरक्यूल लिक्विड्स। सुपरक्यूल लिक्विड जो होता है एक टाइप का एमोर्फस सॉलिड होता है। दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक एमोर्फस सॉलिड होते हैं। ठीक है, जो सुपरक्यूल लिक्विड होता है इसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं या फिर एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। तो टेबल सॉल्ट जो कि NaCl होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ध्यान रखिएगा। क्वार्ट्ज, देखो क्वार्ट्ज दो चीज होता है, एक होता है क्वार्ट्ज, एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ये होता है एमोर्फस सॉलिड। तो ये क्वार्ट्ज जो हो जाएगा वो क्रिस्टलाइन हो जाएगा। ग्लास जो होता है एमोर्फस होता है, इस कारण से वो सुपर कूल लिक्विड होता है। और यहाँ पे आयरन जो होगा वो मेटालिक सॉलिड होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये ग्लास जो होगा वो सुपर कूल लिक्विड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नेटवर्क सॉलिड, कौन इसमें से नेटवर्क सॉलिड नहीं है। बालक जो जो बच्चे टेस्ट में यहाँ पे अपियर हुए थे, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था, यहाँ पे नॉट की जगह नॉट मिसिंग था। ठीक है, तो एक्चुअली नेटवर्क सॉलिड इसमें कौन नहीं है ये पूछ रहा है। SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सारे के सारे जो होते हैं वह होता है नेटवर्क सॉलिड। तो H2O जो होगा, आप जानते हैं कि H2O नेटवर्क सॉलिड नहीं होता है, क्योंकि H2O होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। देखो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज द एज लेंथ पैरामीटर A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड एंगल पैरामीटर्स अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये जो हो है, आपको बताया था एक सीक्वेंस वैसा जिसमें कुछ भी सेम ना हो। आप देखिए, एक ना एज लेंथ सेम है और ना ही एंगल में। सबसे अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम किसका होता है? ट्राइक्लिनिक का। क्या होगा? ट्राइक्लिनिक। आपको बताए थे, देखिए दो चीज होता है, सबसे सिमेट्रिकल पूछता है या फिर सबसे अनसिमेट्रिकल पूछता है, दो ही ऑप्शन ज्यादातर पूछता है। आपको ये बस देख के कंफ्यूज कर रहा था। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो था वो सिर्फ पूछा जा रहा था कि आपका जो सबसे अनसिमेट्रिकल कौन है, असिमेट्रिकल क्रिस्टलैटिस कौन होता है। तो सिमेट्रिकल पूछेगा जिसमें सब कोई बराबर रहेगा, तो क्यूबिक लगाना, और सबसे अनसिमेट्रिकल जो होता है वो होता है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अगर आप बात करते हैं हाउ मेनी ब्राइविस लैटिस आर पॉसिबल इन क्यूबिक सिस्टम, आपको एक सीक्वेंस याद कराए थे, याद रखिएगा। एक क्यूट आवर मदर्स का सीक्वेंस आपको लिखाए थे, तो उसमें बताया थे कि जो टोटल ब्राइविस लैटिस होते हैं वो 14 होते हैं, लेकिन 14 में क्यूबिक में कितने होते हैं? ठीक है ना, तो क्यूबिक में ध्यान रखिएगा सीक्वेंस होता है 3 2 4 2 1 1 1। ठीक है, तो क्यूबिक आता है फर्स्ट वाले पोजीशन पे, तो क्यूबिक आता है 3 होते हैं ब्राइविस लैटिस। सेकेंड आता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में 2 होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं। अब बाकी 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्चुअली यहाँ पे 2 मिसिंग है, इस टाइप से 3 2 4 2 1 1 1 होता है। तो क्यूबिक में 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4। देन जैसे सीक्वेंस होता है ना, देखो ना यहाँ पे क्यूट आवर मदर इस टाइप से होता है, क्यूट आवर मदर। तो यहाँ पे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और
रोम्बोहेड्रल। तो ऑर्थोरोम्बिक के बाद क्या आएगा? मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में 2 ब्राइब्स लैटिस है, बाकी 3 जो हो या ना हो गए टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। इसमें केवल एक ही टाइप के क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। कॉर्नर पे होता है 1/8 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फेस सेंटर यूनिट सेल्स अगर बात करते हैं कि फेस सेंटर यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टिकल एट द फेस। ध्यान रखिएगा कि फेस सेंटर यूनिट सेल में या कोई भी फेस, एक क्यूब का अगर फेस की बात करोगे तो फेस टोटल 6 होते हैं, फेस टोटल 6 होते हैं और एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। टोटल फेस हमारे 6 हैं, तो 6 इंटू 1/2 कितना होगा? 3। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। लोएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, आपको बताना है कि पर यूनिट सेल में सबसे लोएस्ट नंबर किसका होगा। तो ये है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में जेड की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इसका 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है और हेक्सागोनल में 6 होता है। सबसे कम किसमें होगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में। इस टाइप से आप एनालिसिस करोगे कोई भी क्वेश्चंस का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल दैट कैन सराउंड अ पार्टिकल इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इस टाइप से होता है, मतलब एक स्फीयर के नीचे दूसरा स्फीयर, जस्ट नीचे दूसरा स्फीयर होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मेशन करता है, तो ये होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो आपसे बोल रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल दैट कैन सराउंड अ पार्टिकल, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। आप देखो एक किसी अगर मानो हम इसी की स्टडी करते हैं तो इसके चारों तरफ कितना पार्टिकल टच कर रहा है? 1 2 3 4, 4 कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा? 4 होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए द ए टाइप 3 डायमेंशन पैकिंग वाला, देखो पैकिंग होता है अलग अलग टाइप का। अगर ए टाइप होगा 3 डायमेंशन में तो कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि अगर ए बी टाइप कहेगा तो ध्यान रखना वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। और अगर ए बी सी कहेगा तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। कहने का मतलब ये है कि वह या तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहलाएगा या फिर कहलाएगा फेस सेंटर क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ए टाइप पूछ रहा है, मतलब ये कंपाउंड किसका है? एससीसी है, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है या स्क्वायर क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है व्हेन टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ एन एचसीपी लेयर लाइज, ध्यान रखना, बोला टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ एन एससीपी लेयर लाइज ओवर ट्राइगोनल वॉइड ऑफ अनदर एससीपी लेयर। देखो एससीपी लेयर कहने का मतलब ये कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर कुछ वॉइड आ रहा है, हेक्सागोनल पे पैकिंग हो रहा है, इस टाइप से पैकिंग होगा, यहाँ पे इस टाइप से पैकिंग होता है, ठीक है। तो देखो ये पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल को प्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ एन एससीपी, ये 2D है, 3D लेयर बनाएंगे इस टाइप से, इस टाइप से बनता है। तो देखो कह रहा है कि व्हेन टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ एन एससीपी लेयर का ऊपर का टेट्राहेड्रल वॉइड, एससीपी लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बनेगा? जैसे कि इसके ऊपर अगर लेयर डालेंगे तो ये बीच वाला जो वॉइड बन रहा है ये होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्रा वॉइड एससीपी लेयर लाइज ओवर ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ अनदर एससीपी लेयर, मतलब एक टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड डलाता है, ध्यान रखना। तो एक के ऊपर जब मतलब वॉइड के ऊपर जस्ट वॉइड आता है तो ध्यान रखिएगा वो बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। इतना ही समझिए कि एक वॉइड के ऊपर दूसरा वॉइड बनता है तो वो हमेशा टेट्राहेड्रल वो बनता है। एक वॉइड के ऊपर जस्ट दूसरा वॉइड बनेगा तो उससे हमेशा बनता है कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बालक जो भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत लग रहा है क्वेश्चन नंबर लिख देना वहां पे, हम जब कमेंट बॉक्स रिप्लाई करेंगे फिर डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। इसलिए जो भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि था फास्ट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहीं पे कमेंट बॉक्स में आप अपना उसका क्वेश्चन टाइप करके छोड़ दोगे। द रेडियस रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायन, देखो बालक रेडियस रेशियो होता है आर वॉइड बाई आर स्फेयर, आर स्फेयर। तो रेडियस रेशियो दो चीज का आप जानिए, टेट्राहेड्रल वॉइड का और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड का लगभग 0.224 के आसपास होता है और रेडियस वॉइड ऑक्टाहेड्रल के केस में होता है, अगर ऑक्टाहेड्रल बात करोगे तो ये लगभग 0.414 के आसपास होता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल पूछ रहा है तो 0.224 के क्लोज क्या है? 0.225। तो आंसर क्या होगा इसका? 0.225 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, in a crystal system the ratio of tetrahedral void and octahedral void is usually, ध्यान रखना अगर नंबर ऑफ स्फीयर n है, नंबर ऑफ स्फीयर n है तो td void 2n बनता है, td void बनता है 2n और octahedral void जो होता है ये बनता है n।
अगर आप टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच में रेशियो देखना चाहते हैं तो आप देखो 2n:n, 2n:n, ये रेशियो हो जाएगा 2:1। आंसर क्या होगा? 2:1 इस टाइप से फॉर्म करता है। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड किस टाइप का डिफेक्ट करता है? ध्यान रखिएगा, आयनिक सॉलिड में या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट या फिर फ्रेंकल डिफेक्ट, ये होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करोगे तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पे उतना डेप्थ में नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा है कि आयनिक सॉलिड क्या शो करता है, तो शॉर्टकी शो करता है, फ्रेंकल शो करता है, ठीक है। और ऑप्शन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोल रहा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कोवैलेंट सॉलिड शो करता है। ध्यान रखिएगा, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की जब आप बात करते हैं तो ये दोनों जो होता है वो शो करता है आयनिक सॉलिड, शो नहीं, कोवैलेंट सॉलिड शो करता है। तो बोल रहा है क्या ए और बी हो गया ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जब आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नहीं ए और बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बोथ ए एंड बी मतलब ऑप्शन नंबर कितना है? डी होगा, ये ऑप्शन सही होगा इसका। डेंसिटी रिमेन सेम, ध्यान रखिएगा, वैकेंसी डिफेक्ट कब होता है? जब क्रिस्टल लैटिस से पार्टिकल निकल के बाहर चला जाए। जब पार्टिकल निकल के बाहर जाएगा तो वहां पे मास कम जाएगा, मास कमेगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बाहर से पार्टिकल आ जाता है इंटरस्टिशियल साइड मतलब वॉइड में, तो इससे उसका मास बढ़ जाता है, और जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा उसका? बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट ध्यान रखिएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल निकल के बाहर चला जाता है, कटायन और अनायन दोनों चला जाता है, तो इसमें भी डेंसिटी क्या होगा? मास कम जाने के कारण डेंसिटी कम जाता है। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रेंकेल डिफेक्ट में कोई पार्टिकल ना अंदर आता है ना बाहर जाता है, बस कटायन अपने जगह से डिस्प्लेस होकर इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, कटायन मूव करता है, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी सेम रहता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? फ्रेंकेल डिफेक्ट। नेक्स्ट है स्लाइट येलोइश कलर ऑफ NaCl। NaCl का जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है? तो वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। यहाँ पे देखो NaCl में जब भी आप देखोगे तो NaCl जब आप क्रिस्टल की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये कोई भी कलर क्यों शो करता है कंपाउंड, तो आपको बताए थे कि यहाँ पे एक एफ सेंटर वाला काम होता है, एफ सेंटर का होता है। एफ सेंटर में क्या होता है समझिए, कि जब भी कोई अनायन अगर निकल के चला जाए किसी भी लैटिस पॉइंट से और वहां पे अपना सिर्फ इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाए, जब वहां से इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा तो होता क्या है कि एक जब अनायन निकल के चला गया, जैसे कि आप डायग्राम से समझो इस चीज को, अगर हम लैटिस बना रहे हैं, हम 4 ही लैटिस पॉइंट बना रहे हैं, बाहर से अगर सोडियम वेपर पास करा रहे हैं, इसमें यहाँ Na+ है और यहाँ Cl- होगा, यहाँ Na+ और यहाँ पे होगा Cl-, सपोज करिए। तो होता क्या है कि यह Cl- Cl निकल के बाहर चला जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाता है, Cl निकल के बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहने के कारण वह शो करता है कलर, ठीक है। तो वो कहलाता, यही सेंटर कहलाता है एफ सेंटर। एफ सेंटर के कारण कलर शो करता है। लेकिन यह डिफेक्ट किस टाइप का डिफेक्ट कहलाया? अनायन निकल के बाहर चला गया मतलब मेटल का नंबर ज्यादा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ध्यान रखिएगा, मैं जब भी कोई कलर वाला केस कहेगा तो उसमें ज्यादातर केस में मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा और एफ सेंटर पूछेगा आपसे। ए सब्सटेंस हैज कंडक्टिविटी नियरली इक्वल टू 10 का पावर 7 साइमन। देखो 10 का पावर 7 साइमन जब भी अगर पूछेगा तो यह होता है कंडक्टर का, ये रेंज पूछ दिया है आपका, कंडक्टिविटी का रेंज, मतलब आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कंडक्टर हो जाएगा, कंडक्टर। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इज इंप्रूव्ड बाय डोपिंग इट विद एल्युमिनियम। देखो सिलिकॉन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम बढ़ाते हैं अगर हम ग्रुप 15 को ऐड करते हैं, ग्रुप 15 वाले एलिमेंट को ऐड करते हैं, ग्रुप 15 वाले को ऐड करें या फिर हम ग्रुप 13 वाले को ऐड करें, दो चीज होता है, सिलिकॉन ग्रुप 14 में आता है। ग्रुप 13 को ऐड करते हैं तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ग्रुप 15 वाले को ऐड करते हैं तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ग्रुप 13 में आता है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब होता है, ठीक है, इंडियम वगैरह। ग्रुप 15 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हो सकता है, देन आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है। तो ग्रुप 13 में एल्युमिनियम आता है, ध्यान रखिएगा। तो इससे हमेशा बनता है पी टाइप, ग्रुप 13 ऐड करेंगे तो पी टाइप, ग्रुप 16 ऐड करेंगे तो ग्रुप 15 ऐड करेंगे तो बनता है एन टाइप। तो ये जो आपका केस बन गया वह बनता है ग्रुप 13 का बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और यहां से बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमको क्या ऐड कर रहा है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ग्रुप 13 में आता है तो आंसर हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस टाइप से आप अप्रोच करोगे,
ठीक है। नेक्स्ट आता है द कंपाउंड विच हैज एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंपाउंड में कम से कम एक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या कहेंगे उसको? तो सिंपल है, किसी भी कंपाउंड में अगर केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वह सब्सटेंस पारामैग्नेटिक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पारामैग्नेटिक का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है रूट अंडर n इंटू n+2 से। n होता है वहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी अगर कम से कम होगा तो सब्सटेंस कहलाता है पारा मैग्नेटिक। ठीक है। अब यहाँ 19 तक सॉलिड का क्वेश्चन था, इसमें अगर कोई डाउट है आपको तो आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं सारे बच्चे। ठीक है। तो ये जो सारा केस आप देख रहे हो 19 तक में, तो यहां तक आप सॉलिड का जो भी डाउट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अगर फिर से रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वहां से आप देख के समझ सकते हैं चीजों को। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन, यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है ना, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन, डायलूट, एक है डायलूट सॉल्यूशन, एक है कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड। देखो कंसंट्रेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है उस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का सुपर सैचुरेटेड में होता है, वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, तो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा सुपर सैचुरेटेड का, इसका सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में जितना चाहिए, जितना डिसॉल्व होना चाहिए सॉल्यूट उतना ही डिसॉल्व होता है, तो इस केस में इसके बाद इसका होगा पोजीशन। कंसंट्रेटेड कहने का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू डाइल्यूट से, तो देन थर्ड होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट सबसे ज्यादा, उसके बाद इसमें होगा, एंड लास्ट इसमें होगा। तो अगर आप ये डिसाइड करते हो कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन, बालक कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है n/v, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, कंसंट्रेशन इक्वल टू n/v, अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मोल्स किस पे ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स किस में ज्यादा होगा, तो जिसमें जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा तो सुपर सैचुरेटेड में सबसे ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा सुपर सैचुरेटेड का होगा। तो ऑप्शन है डी का सबसे ज्यादा होगा, देन सी, देन बी, देन ए, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। देखो बालक, जब आप बात करते हैं लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का, तो आप समझिए कि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में गैस प्रेजेंट है और कम अमाउंट में यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है। तो बालक ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल आता है, अभी चल रहा है ना फॉग, फॉग का चल रहा है, वही फॉग होता है। फॉग करने का मतलब क्या है कि लिक्विड कम अमाउंट में रहता है और बाहर गैस ज्यादा होता है और लो टेम्परेचर के कारण वो जम जाता है, तो ये होगा इसका आंसर, लिक्विड इन गैस फॉग कहलाता है। सॉल्ट वाटर इन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टाइप, सॉल्ट इन वाटर कह रहा है, मतलब सॉल्ट कम है वाटर ज्यादा है, तो सॉल्ट तो सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन होगा ये। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे तो आंसर क्या होगा इसका, सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट आता है 10 ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। जब हम इसकी बात करते हैं 10 ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट का, तो टेबल सॉल्ट है 10 ग्राम, ठीक है, और 90 ग्राम वाटर है, तो टोटल सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन क्या हो गया, 100 ग्राम। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सॉल्ट, मास परसेंट पूछ रहा है, तो मास परसेंट जो होता है वो निकलता किससे है, जिसका पूछेंगे उसका मास बाई टोटल मास इंटू 100। तो पूछा गया है सॉल्ट का, तो 10 ग्राम बाई टोटल कितना है 100 ग्राम इंटू 100, तो परसेंट में निकल जाएगा, 10% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10% इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 20% बाई 25% बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन जो होता है 25% बाई वेट है, मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में 25 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, और 75 ग्राम वाटर होगा। ठीक है, इट्स परसेंट कंसेंट्रेशन बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इसका परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसका उसके जब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 25/75 इंटू 100 हो जाएगा अब इस केस में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये कट जाएगा, 4/3 हो जाता है इसका। ठीक है, 4/3, तो 21 लगभग 100/3, 100/3% हो जाएगा, और मतलब 33.33% हो जाएगा इस टाइप का। तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल अप्रोच करोगे, ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है तो ज्यादा तो आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा यहाँ पे, लेकिन आपसे ये क्लियर पूछ सकता है कि आखिर में किस टाइप से आप यहाँ पे अप्रोच करोगे। तो यहाँ पे आप सिंपल समझ रहे हो कि जब भी आप कोई भी सब्सटेंस का जब अप्रोच करते हो तो आप
सिंपल स्टेप मतलब कॉन्सेप्ट ही पूछेगा, ज्यादा चीज आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से आएंगे और इसमें ज्यादा डिस्कशंस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सीधा समझिएगा कि मेन कॉन्सेप्ट, ये भी जो क्वेश्चन है ये आपको न्यूमेरिकल लग रहा है लेकिन ये न्यूमेरिकल है नहीं, ये है कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको मास परसेंट पता है कि नहीं पता है। ठीक है, और जैसे ही अगर इसे टफ क्वेश्चन आएगा तो मतलब वो 1 नंबर में नहीं आएगा, वो आएगा आपको कम से कम 2 या 3 नंबर में आएगा। नेक्स्ट आता है द यूनिट इन विच पार्ट्स पर मिलियन। देखो पीपीएम को हम ये माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर से भी एक्सप्रेस करते हैं, माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर से हम एक्सप्रेस करते हैं। सेकेंड देखो इसका समझो, व्हाट मास ऑफ 0.50 मोलर ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 0.15 मोल ग्लूकोज। देखो जब बात करते हैं 0.50 मोलल, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। 0.5 मोलल सॉल्यूशन है, मोलल सॉल्यूशन को हम स्मॉल से एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 केजी सॉल्वेंट में 1 केजी सॉल्वेंट में 0.5 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व है। मतलब क्या है, अमाउंट मोल हो गया ग्लूकोज का 0.50 मोल, इस टाइप से। और यहाँ पर जो टोटल सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है 1 सॉल्वेंट का अमाउंट होता है ना, देखो बात करते हैं जब मोलेलिटी की, तो मोलेलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 केजी सॉल्वेंट होगा मतलब क्या 1000 ग्राम सपोज करो। तो देखो मोलेलिटी होता है 1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब 1 मोल जब 1 केजी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो वो कहलाता है 1 मोल। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, यहाँ पे 0.50 एम है और ये है ये ग्लूकोज तो 0.50 मोल ही है ना, तो इसमें कितना ग्राम हो जाएगा, तो इसको अगर मेजर करोगे तो ये कह सकते हो कि 90 ग्राम होता है, 1 मोल में होता है 180 ग्राम, ध्यान रखिएगा। तो ये हाफ मोल है ना, हाफ मोल में 90 ग्राम ग्लूकोज होगा। तो 90 ग्राम ग्लूकोज है और 1000 ग्राम इसका सॉल्वेंट है। आपसे पूछ रहा है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बताइए, व्हाट मास ऑफ सॉल्यूशन बताइए जब 0.15 मोल ग्लूकोज रहेगा। यहाँ पे 0.50 मोल के लिए वेट कितना हो गया सॉल्यूशन का, 1000 ग्राम प्लस व्हाट, 1000 ग्राम प्लस 90 ग्राम, टोटल हो जाएगा 1090 ग्राम, इस टाइप से। तो जब इस टाइप का होगा मतलब 0.50 मोल के लिए इतना हो जाएगा, तो हम निकाल नहीं सकते हैं 0.15 मोल के लिए कितना होगा, या फिर 90 ग्राम के लिए इतना हो गया तो हम 0.15 में 15 मोल को अगर निकालोगे तो 0.15 मोल का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से 0.15 मोल का कितना होगा ये निकाल लेंगे, तो 1090 ग्राम अपॉन 1090, इतना ग्राम में इतना है, ध्यान 0.50 मोल में सॉल्यूशन का मास इतना है 1090 ग्राम। तो कैसे निकलेगा 0.1090 अपॉन 0.50 मोल इनटू, अब इसमें हम ऐड कर दीजिए आप 0.15 मोल, इस टाइप से। ठीक है, 0.15 मोल इस टाइप से आप कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लगभग आएगा, करके देख लेते हैं। मोल से मोल जल्दी से कोई कैलकुलेटर के इसको बताइए तो 15, ये कटेगा तो ऊपर 10 ले लेते हैं, ठीक है, देन 5 से कट जाएगा ये 0.3, 5 से 0.3 कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1090 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग, नहीं 10, इसको कैलकुलेट करिए तो एग्जैक्ट कोई आदमी कैलकुलेटर का आंसर निकालिए तो 5 नंबर, ठीक है 5 नंबर हम बता देंगे आपको। एक कोई आदमी इसको जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करो तो क्या आंसर आ रहा है क्या। हमको लगता है आंसर 1090 से कम ही आएगा, 1090 से कम आंसर आएगा क्योंकि 0.15, हाँ 327 ग्राम आएगा इसका आंसर, आप देख लेना 327 ग्राम इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा उतना वैल्यू। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूट। देखिए जितने भी मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉल्यूट, जितने भी सारे सारे सॉल्यूट है, उन सारे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। देखो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, समझिएगा, टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, सिंपल समझना। तो आप मोलिलिटी भी होता है, मोल पर लीटर होता है, मतलब ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, फॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, नॉर्मलिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, लेकिन मोलिलिटी
मोलिटी भी क्या होता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो मोलिलिटी जो टर्म होता है यही वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, ये मास पे डिपेंड करता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब दोनों में मास ही टर्म इंक्लूड होता है, इसलिए यह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब जब आप बात करेंगे मोलिलिटी का तो मोलिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, किसी भी गैस को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व कराना चाहते हो तो कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पता है आपको, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर भी इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे तीनों ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, तीनों डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस करने का मतलब पोलर, अगर नेचर होगा गैस का तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर ये टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर पे भी इफेक्ट डालता है। टेम्परेचर पे किस टाइप से इफेक्ट डालता है उसको समझिए, कि अगर सपोज करो कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो गैस सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाता है, प्रेशर प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाता है, तो सब पे इफेक्ट डालता है। मास ऑफ ए सर्टेन गैस डिसॉल्व इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मास किस पे डिपेंड करता है, किसी भी गैस का, कोई लिक्विड में डिसॉल्व है कोई गैस का, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी घटता है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनवर्सली तो नहीं है, बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लिस्ट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर सबसे कम किस में होगा। देखिए वेपर प्रेशर कहने का मतलब क्या है, कोई अगर आप सॉल्यूशन लेते हो, कोई भी अगर आप सॉल्यूशन लोगे तो सॉल्यूशन में कितना वेपर निकलेगा, जितना वेपर निकलेगा उतना ही वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। आपको जानते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर ऊपर का सरफेस एरिया कवर हो जाता है, सरफेस एरिया कवर करेगा तो वेपर ही कम निकलेगा, और वेपर कम निकलेगा तो उस केस में वेपर प्रेशर कम होगा। तो जब बात करते हैं सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जा रहा है वाटर में, यहाँ है प्योर इथेनॉल, प्योर इथेनॉल एक अलग है, इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन ये भी अलग है, दोनों लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। ऑल ऑफ द अबव से हैव सेम नहीं, ये तो नहीं होगा। मतलब सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं तो उस केस में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम ऐड करते हैं तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सिंपल है, वेपर प्रेशर कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट कम यहाँ से इवापोरेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 नंबर क्वेश्चन, which of the following solution obey Raoult's law at almost all concentration ranges। ध्यान रखिए Raoult's law की बात करते हैं। Raoult's law कौन सारे concentration range पे कौन ऐसा solution हो जाता है Raoult's law को follow करता है, तो वो होता है आइडियल solution। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वह होता है जिसके इसमें इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग या फिर वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, मतलब ए और बी दोनों होगा। प्रेशर्स की बात आप नहीं कर सकते हो, पीए इक्वल टू पीए बी नहीं कर सकते हो, मतलब प्रेशर्स इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होते हैं बुआ, एक होता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। चार होते हैं, इसमें से खोजते हैं कौन कौन है। वेपर प्रेशर तो नहीं होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये होता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर होता है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही चला गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, लोडिंग इन वेपर प्रेशर भी होगा, ऑस्मोटिक मतलब कौन नहीं है, तो यही जो है वो क्या है, नहीं है, वेपर प्रेशर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है वेपर प्रेशर, क्वेश्चन है इफ वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट इज पी नॉट, ठीक है, एंड दैट ऑफ इट्स सॉल्यूशन विथ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज पी, मतलब ध्यान रखिएगा एक सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी, कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर दिख नहीं रहा होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो पी नॉट है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब डाला गया है उसका पी है, मतलब सॉल्यूशन में पी है। आप जानते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, मतलब वही होता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो ऑप्शन से खोजिए, पी ग्रेटर देन पी नॉट, नहीं कम हो जाता है, तो ये गलत हो गया। कम मतलब ये होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, इक्वल तो नहीं रहेगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4 इक्विमोलर एक्वा सॉल्यूशन इज CBAD, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है सबसे ज्यादा किसका है, CBAD सबसे ज्यादा डी का है, मतलब नीचे बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े है ना,
बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। सिंपल समझिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका मतलब इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डी का सबसे ज्यादा होगा। और देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कमेगा। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? डी का। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यह कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल के बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डी का सबसे कम होगा, ऑप्शन क्या है? डी। उसके बाद डी के बाद किसका है? ए। डी के बाद क्या होगा? ए। ए से ज्यादा बी का है। देखो ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया गया है आपको। डी से ज्यादा बी का है, बिल्कुल डी से ज्यादा बी का होगा, क्योंकि यहाँ इधर से इधर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, डी से ज्यादा बी का है, ए से भी ज्यादा बी का है, और ए से ज्यादा किसका है? सी का है। तो ए से ज्यादा सी का होगा फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ एसपीएम। देखो बुआ, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अगर सॉल्वेंट मूव करता है तो प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। अगर यही एसपीएम नहीं होता तो हो जाता डिफ्यूजन, हो जाता, ध्यान रखिएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन नंबर 38, ये लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन का। इस क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद जो भी डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। हम अगर बात करते हैं इसका 38 का, बोल रहा है वांट ऑफ फैक्टर है बैरियम नाइट्रेट। देखो बैरियम नाइट्रेट को जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो इस केस में ये टूटेगा Ba2+ और साथ में 2NO3- में टूट जाएगा। ये 2NO3- में ये टूट जाता है। तो इसके लिए अगर n की वैल्यू, मतलब कितने बार में टूटा, यहां होना चाहिए था 1 लेकिन टूट गया कितना? 3। तो n इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू, रिलेशन होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, I इक्वल टू n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला होता है n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इसको देखिए, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। जो भी बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं एक बार रिकॉर्डिंग पूरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन अब ज्यादा देर नहीं चलेगा, कुछ देर में 10 मिनट में खत्म हो जाएगा क्लासेस। तो जो भी होगा एक बार रिकॉर्डिंग्स पूरे अच्छे तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये फॉर्मूला होता है n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। n की वैल्यू 3 है, तो i, और i आपको दे रखा है 2.74। ठीक है, तो ये 2.74 इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। ये वैल्यू हो जाएगा 2.74, 1 को इधर ले आइए, -1 इजकल टू 3 अल्फा माइनस अल्फा मतलब 2 अल्फा। तो अल्फा इजकल टू हो जाएगा 1.74 अपॉन क्या? 2। 1.74 अपॉन 2, ये वैल्यू आएगा लगभग 0.87। 0.87 परसेंट में पूछ रहा है, इसलिए वैल्यू हो जाएगा 87%। इस टाइप से हो जाएगा। 0. अल्फा की वैल्यू आ गया 0.87, मतलब एक मॉलिक्यूल में, समझना, एक ओवरऑल एक मोल, अगर 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में 0.87 मोल क्या होता है? वो टूट जाता है। परसेंट में लेंगे तो 87% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है विच, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? कौन इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग होता है, NaCl स्ट्रॉन्ग होता है, फेरस सल्फेट स्ट्रॉन्ग है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वीक बेस होता है, इसलिए क्या है यहाँ पे? वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं, इसका रेसिस्टिविटी का अब आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। देखो रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए, और एल बाई ए की वैल्यू यही होता है सेल कांस्टेंट, यही होता है सेल कांस्टेंट, ध्यान रखना। इसका वैल्यू जब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तब ना रो आर इक्वल टू रो हो जाएगा। देखो सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1 किस में है? इसी में है ना, 1 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब क्या है कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो उसके उसमें रेसिस्टेंस उसका रेसिस्टिविटी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल ऑफ साइमन। देखो साइमन इक्वल टू होता है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को कहते हैं साइमन, ओम इनवर्स। ठीक है, या फिर इसको MHO महो भी कह सकते हैं इस टाइप से, या फिर सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो। तो ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं? तो साइमन, ओम ओम इनवर्स को साइमन कहते हैं। तो रेसिप्रोकल पूछ रहा है ना, तो एस इक्वल टू क्या होगा? 1/ओम। तो रेसिप्रोकल किसका हो गया? ओम का हो गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ रहा है बालक। देखो आपने ऊपर निकाला आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और 1/रो इक्वल टू होता है
1/ρ इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, ये रो होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, लेकिन 1/ρ जब करते हैं इसका अपोजिट कर दो, ये हो जाएगा RA/L इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और 1/ρ करेंगे तो क्या होगा, L/RA हो जाएगा, L/RA इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ, और यही होता है कप्पा, कप्पा इक्वल टू होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एल की वैल्यू होता है सपोज यहाँ किसमें दिया हुआ सेंटीमीटर में, लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, रेसिस्टेंस का ओम होता है, और ए जो होता है वो एरिया होता है, एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल कर दोगे सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो वैल्यू क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी, किसमें मैक्सिमम कंडक्टिविटी होता है, ध्यान रखिएगा कंडक्टिविटी डिपेंड करता है फ्री आयंस है, जिसमें जितना आयंस होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका कंडक्टिविटी होगा। तो अगर आप बात करते हैं कंडक्टिविटी का, तो फर्स्ट है प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफाइड प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, डिस्टिल वाटर भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद रेन वाटर, रिवर वाटर, रेन वाटर में भी ठीक है, उसमें थोड़ा कुछ हद तक वो भी प्योर होता है, जो जितना प्योर होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट रिवर वाटर, रिवर वाटर में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इस कारण से आंसर क्या होगा, रिवर वाटर, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी रिवर वाटर में होगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद डायलूशन, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, इंक्रीज विद 44 है ना, क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद डायलूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद डायलूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज विद डायलूशन, एट इनफाइनाइट डायलूशन ईच आयन प्लेज अ डिफिनिट, देखो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यह जितना ज्यादा डायलूशन करोगे नंबर ऑफ आयंस उतना ही ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो उसके इसमें मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों बढ़ता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, शॉर्ट आंसर में भी आता है कि इफेक्ट ऑफ डायलू इलेक्ट्रिकल या स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस ऑन डायलूशन, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट आंसर में भी पूछता है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस ये दोनों डायलूशन करने से बढ़ता है, सिंपल समझना। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस होगा ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर इसका वॉल्यूम है, तो इसमें जो नंबर ऑफ आयंस कितना प्रेजेंट रहेगा उसी वही होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन जब डायलूशन करेंगे बाहर से, अगर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, तो उस केस में इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इस कारण से स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन लिखा हुआ है इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमारा वैल्यू क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की जब आप बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस पे डिक्रीज करता है, डायलूशन करने पे, डायलूशन करने पे, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंटरएनिक अट्रैक्शंस, नन ऑफ द अबव। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस थोड़ा सा डिक्रीज करने लगता है, ठीक है, क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस कारण से एलिमेंट कुछ आयंस आपस में कंबाइन भी करने लगता है, रिएक्टिविटी उसका थोड़ा बढ़ जाता है, इस कारण से उसका डिक्रीज करने लगता है। 46 नंबर, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की तरह बिहेव करेगा तो उस केस में ध्यान रखना ई सेल जो होगा ई एक्सटर्नल से बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली इन अ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में बालक एनोड होता है, इधर ये एनोड होता है और इधर कैथोड होता है, ये एनोड है इधर कैथोड है, दोनों में इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है, और करंट का उल्टा होता है, करंट का फ्लो कैथोड से कहां होता है, एनोड की तरफ होता है करंट का फ्लो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो, एनोड होता है निगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, नहीं निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, उल्टा बोल रहे हैं। सेकंड करंट करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ये सही है, करंट जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ये सही है। इलेक्ट्रॉन एंड करंट फ्लो नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये गलत है। ऑल ऑफ द माने ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। 48 समझिए, 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द करेक्ट
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग सेल, जिंक 2Ag प्लस से कंबाइन करेगा Zn2 प्लस प्लस 2Ag देगा। ठीक है, तो इस केस में आपको बताना है कि सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला गया है आपको कि मेटल सॉल्ट आयन, मेटल सॉल्ट आयन, ये होता है रिप्रेजेंटेशन का ट्रिक होता है आयन सॉल्ट मेटल, यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद आयन सॉल्ट मेटल देख लीजिएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे देखो जिंक जो होता है वो Zn2 प्लस में जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और यही 2Ag प्लस यह इलेक्ट्रॉन को लेके या 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2Ag में जा रहा है, मतलब इसका ये हो रहा है एनोड पे जाएगा, ये ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो एनोड पे चला गया जिंक वाला और सिल्वर वाला चला गया कैथोड पे। तो अब से ये एनोड यहाँ पे जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में जो रिप्रेजेंटेशन किए हैं उस रिप्रेजेंटेशन में इधर आता है एनोड वाला, लेफ्ट में रहता है एनोड वाला और राइट में जाता है कैथोड वाला, राइट में जाएगा कैथोड वाला। तो आप जब बात करते हैं मेटल सॉल्ट आयन में, तो मेटल कौन है एनोड पे, जिंक, और आयन कौन सा है Zn2 प्लस, फिर सॉल्ट ब्रिज लगाइए। देखो दोनों एक्वस में लिखना, जिंक यहाँ सॉलिड है तो सॉलिड लिखोगे, ठीक है, आयन आयन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होता है, सॉलिड में नहीं होता है। मेटल है सॉलिड फॉर्म में आता है, आयन सॉलिड नहीं होता है, वो हमेशा सॉल्यूशन में होता है, इसलिए एक्वस मीडियम। देन आयन सॉल्ट मेटल, आयन कौन है Ag प्लस, और सॉल्ट क्या है माने सॉल्ट तो है नहीं, दोनों में सॉल्ट नहीं है, सिर्फ क्या है सॉल्ट नहीं तो मिसिंग कर देंगे इसको, ठीक है। तो होगा मेटल देन आयन सॉल्ट ब्रिज आयन देन मेटल। सेकेंड वाले में देखो यहाँ पे आयन को पहले ले लिया एनोड में तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखो जिंक Zn2 प्लस, ये ठीक था, लेकिन क्या किया है यहाँ पे Zn2 प्लस में सॉलिड कर दिया है, आयन कभी सॉलिड में नहीं रहेगा, और यहाँ पे जिंक के साथ सिल्वर लगा दिया, तो यहाँ भी गड़बड़ हो गया, मतलब आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 49 नंबर देखो, the difference between the electrode potential of two electrode when no current is drawn through the cell, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है तो उस केस में जो डिफरेंस होगा वह कहलाता है उसका ईएमएफ कहलाता है, ठीक है। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो जो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है वो किसके बराबर होता है, सेल ईएमएफ बराबर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है, या फिर होता है वो सेल ईएमएफ कहलाता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, द कोरोजन और आयरन इज फेवर्ड बाय, कोरोजन और आयरन जो होता है वो किससे फेवर होता है, देखो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा एयर में तो जंग लगेगा ही लगेगा, H प्लस एसिडिक अगर होगा सॉल्यूशन तो एसिडिक में भी जंग लगता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रेजेंट होता है तो जंग वहां भी लगता है, ध्यान रखिएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें भी जंग लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड भी एक टाइप का एसिड होता है, तो इससे भी जंग लगता है, मतलब हमारा जो जंग क्रोजन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ऑल ऑफ द एबव। रेट कांस्टेंट ऑफ द nth ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट होता है मोल, ध्यान रखना, मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1, सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी याद रख लीजिएगा। इस बार आपसे nth ऑर्डर का पूछा है, वो जीरो ऑर्डर का भी पूछ सकता है, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू जीरो ले लेना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 ले लेना, सेकंड के लिए n की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 3, इस टाइप से आप कर सकते हो। 52 नंबर क्वेश्चन समझो इसको, 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 52 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आसान सा न्यूमेरिकल है, बोला है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन आर सेम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, है ना, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है वैल्यू 0.693 अपॉन के। चलो और क्या है इसके आगे देखना, और अगर आप जीरो ऑर्डर के लिए देखते हो, फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ इजकल टू होता है ए बाई 2k, ए बाई क्या होगा, इसका वैल्यू होता है ए बाई 2k। यहाँ पे ए क्या है, ए है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए नॉट, दोनों का कंसंट्रेशन सेम कह रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 0.693 अपॉन के इजकल टू होगा ए नॉट बाई 2k, दोनों का हाफ लाइफ क्या है, बराबर है। चलिए इसको अब यहीं पे छोड़ देते हैं, और उसके बाद आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ देयर रेट्स
एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन इज, मतलब बोल रहा है कि आप रिएक्शन का रेट बताइए जब वो स्टार्ट करेगा। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट जो होता है आर, ये होता है के इंटू ए टू द पावर के इंटू ए होता है, और ये आर वन हो गया। और आर जीरो के लिए होता है के ए टू द पावर जीरो, मतलब के होता है। इसका रेशियो चाहिए, इसका रेशियो चाहिए। तो आप यहाँ पे ए जो है इसका कंसंट्रेशन यहाँ से ए नॉट उठा लो, और के तो के आपस में कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे जान रहे हैं कि के से के कैंसिल हो जाएगा। के से क्या होगा यहाँ पे इस इक्वेशन में, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो ए नॉट इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे, ए जीरो है एक्चुअली, वो इस टाइप से वैल्यू है यहाँ पे। ए जीरो इजकल टू हो जाएगा, ए जीरो कहने का मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो, ये हो जाएगा 0.693 इंटू क्या, 2। तो यहाँ दोनों का जब रेशियो लेंगे, किसका किसका रेशियो बोल रहा है, बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर बाय जीरो, फर्स्ट ऊपर रहेगा जीरो इस ऐसे। तो आप जानते हैं के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के ए हो जाएगा ना, मतलब आर वन बाई आर जीरो इक्वल टू क्या होगा ए, और ए इक्वल टू क्या है 0.693 इंटू 2। बस सिंपल, कुछ नहीं करना था, रेशियो निकाल लेना था। तो ये क्या होगा आंसर, 2 इंटू 0.693 के बराबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है समझो। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें रेट किसी एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और जो वह कंसंट्रेशन जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, क्योंकि क्या है ना कि जैसे कि अगर आप कोई रिएक्शन ले रहे हो, सपोज करो ईस्टर ले लो, RCOOR, ये है ईस्टर। इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCOOH में, RCOOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और साथ में यहाँ से अल्कोहल निकल जाता है इस टाइप से। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, हम बात करते हैं रेट डिपेंड करता है सिर्फ रिएक्टेंट पे। यहाँ पे दो टाइप का रिएक्टेंट है, बाई मॉलिक्यूलर होना चाहिए था रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब सिर्फ ये वाटर काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, उस पर रेट डिपेंड नहीं करता है। जो कम अमाउंट में रहता है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब ये वाले पे रेट डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। हाँ ये सही लग रहा है। सेकेंड कर रहा है डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट प्रेजेंट, एक्सेस वाले पे नहीं डिपेंड करता है, उसको इग्नोर करते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, नहीं। ये होगा ऑप्शन जो कि कम अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसी पे डिपेंड करता है, एक्सेस वाले को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सर्टेन रिएक्शन इज फाउंड टू बी 3। टेम्परेचर कॉफिशिएंट 3 है, ठीक है। और इफ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 25 डिग्री टू 55 डिग्री द न्यू रेट ऑफ रिएक्शंस। ये आर्हेनियस थ्योरी का क्वेश्चन है। आर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है कि पर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, पर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शंस बिकम डबल, डबल हो जाता है सीधा। तो अगर आप बात कर रहे हो इसका, अगर आप इसका बात कर रहे हो मतलब 25 डिग्री से कहां गया 35 डिग्री, और 35 डिग्री से गया 45 डिग्री, और 45 से कहां गया टेम्परेचर 55 डिग्री पे। तो आखिर में टेम्परेचर का गैप कितना आ रहा है, एक यहां, एक यहां आ रहा है, सेकेंड यहां 3। तो है ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस केस में पहला टेम्परेचर कितने टाइम्स होगा, सपोज करो कि ये x है, तो जब दोगुना होगा, क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन फाउंड, स्टार्टिंग में ये 3 है, कितना टेम्परेचर को 3 है ना, स्टार्टिंग में ये क्या है 3 है, यहां से आने के बाद लगभग डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 डिग्री पे हो जाएगा 3 इंटू 3, और उसके बाद फिर से डबल कर रहा है। मतलब सिंपल क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर को 3 इंटू 3 मतलब क्या है कि लगभग ये हो जाएगा 20। जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट जब 3 कह रहा है, इसका मतलब वो 3 टाइम्स बढ़ेगा वहां पे रिएक्शंस, तो 3 बार का सीक्वेंस हो रहा है, मतलब क्या टोटल 27 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू चेंज। रोल, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स में, समझिए उसको। कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है या घटा देता है, सिंपल समझना। क्योंकि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन देखते हो तो कैटलिस्ट जो होता है इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ यहाँ का एनर्जी होता है ये वाला, तो इसको या तो बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी।
तो गिव्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन नहीं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड, मतलब रेट तीनों चीज पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट अगर काफी रिएक्टिव होगा तो रेट बढ़ जाएगा, कम रिएक्टिव होगा तो रेट क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर पे भी डिफेक्ट करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है या बढ़ा देगा तो उससे भी रेट पे इफेक्ट आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट 57 की बात कर रहे हैं, कौन सा करेक्ट है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो रेट ऑटोमेटिक कम जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, नहीं, हर समय एक ही टाइम स्पीड से रेट नहीं होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज, नहीं ऐसा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर चेंज करने से रेट चेंज करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे रिएक्टेंट का तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 58 नंबर क्वेश्चन। ink is absorbed on the chalk, in this ink and chalk are respectively। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या हो रहा है, अगर आप इंक को अगर आप चौक पे डालते हैं तो चौक क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस केस में जो देखो कभी भी कोई पार्टिकल, बाहर का पार्टिकल अगर इसके सरफेस पे आके एकुमुलेट कर जाता है, ठीक है, बाहर का पार्टिकल, इंक जो उस केस में इंक होता है एड्जॉर्बेट, मतलब बाहर वाला होता है एड्जॉर्बेट, सरफेस का क्वेश्चन है ये, और अंदर वाला होता है एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इंक जो होगा एड्जॉर्बेट होगा, और चौक जो एड्जॉर्बेंट होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन पूछ रहा है या हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन पूछ रहा है, ये कम होता है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है, और 40 to 100 जो हो जाता है वो लगभग हो जाता है किसका, वो केमिकल एड्जॉर्प्शन का 40 से ज्यादा होता है उसका। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, द रेट ऑफ केमिस ऑप्शन, केमिस ऑप्शन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑन प्रेशर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो केमिस ऑप्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, तो जनरली इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल आके उस पर एक्यूमुलेट करता है, तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो इस टाइप से क्वेश्चन था 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और 60 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अब भी अगर लगता है कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 5 आया है एक डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 को रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द क्रिस्टल सिस्टम दैट शो अ मैक्सिमम वेरिएशन टू प्रोड्यूस अ ब्रेविस लैटिस, सबसे ज्यादा अच्छा ये छूट गया है क्या, सबसे ज्यादा वेरिएशन किस में होता है, ट्राई क्लिनिक में होता है, क्योंकि वेरिएशन करने का मतलब क्या है कि कोई भी सिमिलर नहीं होना, जो सिमिलर नहीं होगा वो क्या होगा, वो ट्राई क्लिनिक होता है। ठीक है, और जिसमें सब कुछ सिमिलर हो, मोस्ट सिमेट्रिकल हो, तो वह कहलाता है मोनोक्लिनिक, वो क्यूबिक कहलाता है। चलिए, और भी कोई डाउट है किसी का, कोई बच्चे का बालक कोई और डाउट है, कोई और डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो ये सारा फिजिकल केमिस्ट्री का है, हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, आप ऐसे ही चैनल पे बने रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और क्रैश कोर्स का जो टॉपिक छूट गया हम जल्दी उसका स्टार्ट करेंगे, और आपके एग्जाम से पहले हम सारा कंप्लीट करेंगे, और क्वेश्चंस का भी हम एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू भी हम सॉल्व करवाएंगे। इसलिए आप कंटिन्यू जो भी अपडेट आता है चैनल पे उससे आप जुड़े रहे, ताकि आप आगे कंटिन्यू स्टडी कर पाए। 4 नंबर, 4 नंबर में डाउट आ रहा है, हाउ मेनी ब्रेविस लैटिस आर प्रेजेंट इन क्यूबिक सिस्टम। वाला क्यूबिक सिस्टम के बारे में अभी जस्ट बताए हैं, क्यूबिक में 3 होते हैं टोटल नंबर, तो क्यूबिक में क्या होगा, 3 हो जाएगा। इस टाइप से क्यूबिक में टोटल 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं, जिसमें कि क्यूबिक में 3 होता है, टेट्रागोनल में 2 होता है, ऑर्थोरम्बिक में 4 होता है, मोनोक्लिनिक में 2 होता है, ट्राइक्लिनिक में 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्यू टावर मदर से देख लो ना, क्यूबिक में 3 या टेट्रागोनल में 2 होता है, ऑर्थोरम्बिक की अगर बात करते हैं तो ऑर्थोरम्बिक में 4 होते हैं, मोनोक्लिनिक की बात करिएगा तो मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1 और रोम्बोहेड्रल में 1। तो क्यूबिक में क्या है, 3 है। और कोई डाउट है, 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और 53 नंबर से पहले कोई डाउट है किसी का भी,
क्वेश्चन नंबर 53 से पहले कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो एक बार 53 नंबर क्वेश्चंस फिर से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 53, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सीधा कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन में कोई एक अगर रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में होता है तो उसको हम उसे कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं होता है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो रेट डिपेंड करता है सिर्फ जो कम अमाउंट में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है उसी पे। तो कम किस पे डिपेंड है? देखो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, लार्जर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और कोई क्वेश्चन में डाउट है 53 के अलावा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो टॉपिक में अगर आपको नहीं आ रहा है एक बार सारे क्वेश्चंस को याद कर जाओ, फिर भी अगर लगे कि कोई क्वेश्चन में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट डाउट जब भी हम लेंगे तो उस वक्त आप आराम से कोई भी क्वेश्चंस को आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो और भी कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन डाउट आया है। 46, क्वेश्चन नंबर 46 फिर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, बोल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कब होगा? जब ई सेल ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। देखो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सोर्स से जो आप इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा है वो, या फिर उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल वाला, और इंटरनल वाला। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, समझो क्या कहना चाहते हैं। सपोज करो दो सेल बनाते हैं हम, एक सेल यहां है और एक सेल यहां है, या फिर एक ही सेल के अंदर दो लगा दो। इलेक्ट्रोकेमिकल है ना, इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं ना, इस टाइप का सेल बना दिया सपोज करो। बाहर से करंट, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम बाहर से करंट देते हैं, तो बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस अंदर का कम रहेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। लेकिन अगर अंदर का ही पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, तो अंदर से करंट बाहर जाने लगेगा। तो जब बाहर अंदर का अगर ई एक्सटर्नल अगर ज्यादा होता तो वह इलेक्ट्रोकेमिकल होता, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक होता, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हाँ समझिए इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा है। तो अगर ई सेल की वैल्यू, अगर ई सेल की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगा ई एक्सटर्नल से बाहर वाले से, तो उस केस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हो जाएगा सीधा है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल में कन्वर्ट होता है। ई सेल कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड माइनस एनोड का। तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेल पोटेंशियल अगर ज्यादा हो जाएगा एक्सटर्नल पोटेंशियल से, तो उस केस में वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करने लगता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही बने रहिए, हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो, आपको अपडेट मिल जाएगा आज या मे बी मंडे से सब कुछ कंटिन्यू हो जाए। सारा प्रिपरेशन कर, जो भी वीडियोस का है, वीडियो का प्रेजेंटेशन वगैरह हर सब कुछ प्रॉपर वर्क हो रहा है उस पे। ऐसा नहीं कि काम छोड़ रखे हैं, सारा काम प्रॉपर वे में हो रहा है। क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा मंडे को, आएगा मंडे या ट्यूसडे को आएगा क्वेश्चन का। बाकी जो कंटेंट है, कंटेंट का क्रैश कोर्स का या जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है उसका वीडियो आपको रेगुलर वे में आपको आते रहेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं क्लासेस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, अपना प्रिपरेशन को ऐसे ही बनाए रखिए, जितना अच्छा मेहनत करिएगा उतना ही अच्छे से आगे आप परफॉर्म करिएगा। अभी ही समय है 1 महीना जिसमें आप मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप मेहनत क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आपसे कोई पूछने वाला है नहीं। जो दिखेगा इसी वक्त पर, पहले भी क्या पढ़े उससे मतलब नहीं होता है। लास्ट समय में अगर जितना मेहनत कर लोगे ना तो ये ज्यादा इफेक्ट होता है आपके एग्जाम के लिए। पूरा साल जो पढ़ाई किया और लास्ट में पढ़ाई नहीं किया तो ध्यान रखना उसका एग्जाम पे उसका इफेक्ट दिखता ही है। लेकिन अगर पूरा साल अगर पढ़ाई नहीं किया और लास्ट का 2 मंथ अगर ढंग से पढ़ लिया तो हमेशा ध्यान रखना कि उससे नंबर पहले इंप्रूव हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो है वो तो है ही, नया कुछ नहीं सीखना है, लेकिन जो हम सीख रखे हैं उसको याद कर लीजिएगा, उसी से आप अच्छे से परफॉर्म कर जाइएगा। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, जो भी दिक्कत होगा
हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्लियर। जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार इस क्वेश्चन का पूरा वीडियो बना जाइएगा। क्वेश्चन पहले आप खुद से अटेम्प्ट लीजिएगा, बाद में आप सॉल्व करिएगा। ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ वगैरह हम कैंपस के पेज पे, फेसबुक पेज पे भी हम लोड कर देते हैं इसका क्वेश्चन का पीडीएफ। तो जो भी है पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिएगा, बाद में आंसर का डिस्कशन कीजिएगा। इस कारण से हम आंसर नहीं दिए थे, क्योंकि आंसर मिलने के बाद आप किसी न किसी तरह मैनिपुलेट करके आंसर निकाल लोगे, उसका एक्सप्लेनेशन कर लोगे। लेकिन परफेक्ट एक्सप्लेनेशन तभी होगा जब आप जो डाउट जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, उस हिसाब से चीजों को आप सोच पाओगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।